हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो स्वागत है आपका टल्डा ट्रीटमेंट सीरीज़ में। ठीक है, ऑलरेडी हम क्लोजिंग स्टॉक का पूरा एडजस्टमेंट डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है फटाफट वो भी इस वीडियो के बाद आप देख लेना। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको काफ़ी ईजी लगेगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रेसिएशन। ठीक है, डेप्रेसिएशन का एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन का क्या एडजस्टमेंट होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन क्या होता है। डेप्रीसिएशन एक लॉस है, ठीक है, जो आप चार्ज करते हो लॉस है, जिसके रीजंस क्या होते हैं चार्ज करने के। बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, उसको यूज करने की वजह से वो जो खराब होता है पुराना होता है उसके वजह से चार्ज होता है। बिकॉज ऑफ एफ्लक्शन ऑफ टाइम, टाइम बीत रहा है क्योंकि उसकी एक लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड लाइफ है और वो खत्म होते जा रही है, उसकी लाइफ रिड्यूस होते जा रही है, इस वजह से भी लॉस होता है इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फिर होता है ऑब्सोलेसेंस, कि टेक्नोलॉजी पुरानी होते जा रही है, इस वजह से भी उसकी वैल्यू कम होते रहती है और वो हमको बुक्स में भी घटाते रहनी पड़ती है बाय चार्जिंग डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। कोई चीज खरीद रहे हैं और ऐसा पैसा दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। डेप्रीसिएशन मतलब कुछ होता ही नहीं है। डेप्रीसिएशन बेसिकली सिग्निफाइज की वैल्यू कम हो गई है, एसेट की वैल्यू एक्चुअल में कम हो गई है, तो बुक्स में भी उसको कम करो, क्योंकि बुक्स में ज्यादा नहीं दिखा सकते। एसेट की वैल्यू कभी भी उसकी जो रियल वैल्यू है उससे ज्यादा आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो उसको आपको एक्चुअल वैल्यू पे लाना है और वो हम करते हैं बाय चार्जिंग डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये एक इवेंट है। ठीक है, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स एन इवेंट। भाई जैसे से आपके एसेट का एक एक साल खत्म हो रहा है, एक एक साल उसकी लाइफ का कम होते जा रहा है, ये एक इवेंट है। इट्स एन इवेंट और इसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी है, क्योंकि लाइफ कम हो रही है तो वैल्यू भी डिक्रीज होते जा रही है और इस वजह से वो इवेंट हमको कहता है कि उसको लॉस रिकॉर्ड करो। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज द लॉस, रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट इज द लॉस। तो ये इवेंट है, तो आपको इसकी जर्नल एंट्री भी इवेंट के हिसाब से, एडजस्टमेंट के हिसाब से बनानी पड़ेगी। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन के हिसाब से एंट्री पास करते हो वैसे आप नहीं सोच सकते। इस एंट्री का मोटिव क्या है कि हमको एसेट की वैल्यू कम करनी है, बस एसेट की वैल्यू कम करनी है। जा कुछ भी नहीं रहा, एक्चुअल पैसे जा रहे हैं नहीं, एसेट तो पूरा खरीदा हुआ है, एक साथ पूरा पैसा हमने देके ही एसेट खरीदा है। तो अब क्या हर साल डेप्रीसिएशन नाम का कोई पैसा जा रहा है? नहीं, कोई पैसा जा ही नहीं रहा। समझ रहे हो क्या? बस एक ही इफेक्ट है कि हमको एसेट की वैल्यू कम करनी है। अब एसेट की वैल्यू बैठे बैठे ऐसी कम हो रही है तो उसको हम लॉस ही कहेंगे और उसको हम लॉस बोल के डेप्रीसिएशन नाम देते हैं और उसको हम एसेट की वैल्यू से लॉस मान के माइनस करते रहते हैं हर साल। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है बोलो? तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन 2। अब इसमें दो मेथड्स होती हैं, ठीक है, कि आप कैसे डेप्रिसिएशन को प्रेजेंट करते हो, एसेट को कैसे प्रेजेंट करते हो बैलेंस शीट में, उसके हिसाब से दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है नेट बुक वैल्यू मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड, की एसेट बैलेंस शीट में नेट वैल्यू पे दिखेगा। अगर आप एसेट को बैलेंस शीट में नेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैरी करना चाहते हो तो उसको नेट बुक वैल्यू मेथड कहेंगे, और अगर आप उसको ग्रॉस वैल्यू पे कैरी करना चाहते हो तो उसको ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस ब्लॉक मेथड आप कह सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से जर्नल एंट्री अलग अलग हो सकती है। तो क्या फर्क है आइए फटाफट देखते हैं, उसका प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं और फिर हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं, एक है नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि डेप्रीसिएशन से हम एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे, वैल्यू ही घटाते जाएंगे और बैलेंस शीट में भी उसकी वैल्यू कम वाली ही दिखेगी। ठीक है, तो इसमें एंट्री पास होती है डेप्रीसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट की वैल्यू हमको घटानी है। सोचो कैसे एंट्री बनती है, एसेट की वैल्यू घटानी है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, एसेट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको घटाना है। डेबिट को घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, इससे उसकी वैल्यू कम होती है, माइनस होती है। और सेकेंड इफेक्ट क्या है कि हमारे लिए लॉस है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, आप डेबिट करोगे, उसको नाम क्या देते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर कोई फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल एसेट है, तो उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और इनटेंजिबल एसेट्स में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है, उसको आप कहते हो
एमोर्टाइजेशन, उसको एमोर्टाइजेशन नाम देते हैं, कंसेप्ट पूरा सेम है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये मेथड में क्या हो रहा है, ये मेथड में आप सीधे एसेट को क्रेडिट कर रहे हो, मतलब एसेट की वैल्यू ही सीधे कम हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो कम वाली वैल्यू ही दिखेगी बैलेंस शीट में डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर मेरा एसेट है 1 लाख का है, फिर मैंने रेट निकाला, डेप्रीसिएशन का रेट सपोज मैं यूज कर रहा हूं 10%, ठीक है। तो 10% कितना आएगा, 1 लाख इंटू 10%, एक साल का 10,000 आएगा, ठीक है। तो ये एंट्री कितने की पास होगी, 10,000 की, ठीक है, 10,000 की। अब डेप्रीसिएशन क्या है, वो तो लॉस है, वो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। बोलो ट्रांसफर एंट्री क्या होगी। अब ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या है कि डेप्रीसिएशन का अकाउंट क्लोज करना है। डेप्रीसिएशन में डेबिट है, डेबिट वाले को बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो टू डेप्रीसिएशन, तो ये अकाउंट हो गया बंद। कहाँ ट्रांसफर करना है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो वो डेबिट हो गया 10,000, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर करने की टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब आपको बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देखना है, ठीक है। दो ही एंट्री होगी, ठीक है। तो जब आप पीएनएल में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको पोस्टिंग दिखेगी, ठीक है। ये देखो पीएनएल आपने डेबिट किया है, तो पीएनएल के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन 10,000, ठीक है। डेप्रीसिएशन अकाउंट तो बंद हो गया ना, पहले आपने डेबिट किया, फिर आपने क्रेडिट किया, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, अकाउंट बंद हो गया, ठीक है। इफेक्ट काय का बचा, एक पीएनएल का इफेक्ट बचा और एक एसेट का इफेक्ट बचा, ठीक है। ये मैंने आपको पीएनएल का इफेक्ट बताया, ये जो आप देख रहे हो ये मैंने पीएनएल को डेबिट किया हुआ है 10,000 से, पीएनएल को डेबिट कर रहे हैं 10,000 से। और बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, ठीक है, उसमें आप एसेट का अकाउंट बनाओगे, एसेट में डेबिट है 1 लाख, और अब तुमने क्रेडिट किया, देखो क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन, और अब इसका बैलेंस निकलेगा। तो इसका बैलेंस आप जब निकालोगे वो आएगा 90,000, और ये 90,000 सीधे बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। एसेट सीधे आएगा 90,000, तो ये एसेट की वैल्यू नेट होके दिख रही है, नेट बुक वैल्यू, इसीलिए इस मेथड को नेट बुक वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एसेट की वैल्यू 90,000 आएगी, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ओरिजिनली कितने का था, फिर आपने डेप्री कितना चार्ज किया है, ये सब नहीं दिखता, सीधे नेट एसेट की वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिखती है इस मेथड में। और इस मेथड में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली क्रेडिट किसको कर रहे हो, एसेट को। तो जब आप एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हो उसकी वैल्यू डायरेक्टली रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। अब एक और मेथड होती है जो है ग्रॉस ब्लॉक मेथड, ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस ब्लॉक मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें एसेट अलग से दिखते रहता है ओरिजिनल वैल्यू पे। ग्रॉस ब्लॉक यानी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है, जितने में आप उसको खरीदते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है उसकी, उस वैल्यू पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एसेट उसी वैल्यू पे दिखता है। आप एसेट पे डेप्रीसिएशन एसेट में से माइनस नहीं करते हो, डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो। ऐसा नहीं कि सर डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं होता, एसेट की वैल्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही है, ऐसा नहीं होता। डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, बस वो एसेट की वैल्यू में से डायरेक्टली माइनस नहीं होता, वो अलग से एक अकाउंट में जमा होता है और उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नाम का एक प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन अकाउंट बनाओ, और उसमें वो डेप्रीसिएशन को अक्यूमुलेट करते जाओ, अलग अकाउंट, ठीक है। मतलब ओरिजिनल एसेट का अकाउंट अलग है, डेप्रीसिएशन जो जमा हो रहा है वो अलग है, दो अलग अलग अकाउंट आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो होता है ग्रॉस ब्लॉक मेथड या ग्रॉस वैल्यू मेथड, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या पास होगी, डेप्रीसिएशन डेबिट, ठीक है, लॉस है डेबिट करेंगे, और टू बस यहां पे एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, वो अलग अकाउंट में जमा करेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो ये जो 10,000 है ये आपका लॉस तो है ही, लेकिन एसेट पे हम क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, एसेट को माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर डेप्रीसिएशन आप ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल में, तो पीएनएल डेबिट टू डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन का अकाउंट बंद हो जाएगा।
और वो पीएनएल में डेबिट होगा। ठीक है, तो वो पीएनएल वाला इफेक्ट सेम है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या देखेंगे, टू डेप्रीसिएशन। ठीक है, टू डेप्रीसिएशन 10,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बैलेंस शीट में देखो क्या दिखेगा। अब एसेट का अगर आप अकाउंट बनाओगे तो एसेट में तो कोई इसका इफेक्ट है ही नहीं ना, एक भी एंट्री में आपने एसेट को कुछ डेबिट क्रेडिट किया है, नहीं किया है। तो 1,00,000 रुपए जो 1,00,000 रुपये का ओरिजिनल वैल्यू था वो अभी भी 1,00,000 ही आएगा, उसमें कुछ माइनस हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि आपने एसेट को क्रेडिट किया ही नहीं है। समझ रहे हो? तो यहां पे एसेट अलग से दिखेगा 1,00,000 इनर कॉलम में, और वो जो प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन है उसमें क्रेडिट बैलेंस है। अब वो आप लाइबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हो, पर आप उस इन दोनों अकाउंट को अलग अलग दिखाओगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन का क्या मतलब है, कोई लाइबिलिटी थोड़ी है वो तो अक्यूमुलेटेड लॉस है ना, तो वो उसका जो कनेक्शन है वो एसेट के साथ है, उसको एसेट में से माइनस करके दिखाओगे तो ही उसका कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन मतलब आप निकाल सकते हो। अगर आप उसको अलग से लाइबिलिटी दिखाओगे तो वो सेंसलेस है, क्योंकि उतना पैसा एक्चुअली देना थोड़ी है किसी को। कुछ समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। एसेट तो दिख ही रहा है, डेबिट बैलेंस है 1,00,000, यहां पे इनर कॉलम में आप माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है, उसमें क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट एसेट साइड में दिखाओगे तो माइनस साइन में दिखेगा, साइड चेंज कर रहे हो ना। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट लाइबिलिटी साइड दिखते हैं, पर अगर आप उसको एसेट साइड दिखाना चाहते हो साइन विल चेंज। ठीक है, क्योंकि 1,00,000 में डेबिट है, 1,00,000 में डेबिट है ना, तो डेबिट में से क्रेडिट तो माइनस ही होगा। ठीक है, तो यहां पे वो 10,000 माइनस होगा और अल्टीमेटली आउटर कॉलम में 90,000 ही जाएगा। बस इतना सा ही फर्क है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, इसमें अलग से प्रोविजन अकाउंट होता ही नहीं है, अलग से डेप्रीसिएशन हम जमा करते ही नहीं है, डायरेक्ट एसेट में से माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट एसेट की नेट वैल्यू दिखती है। यहां पे हम दोनों को अलग अलग रखते हैं, एसेट की वैल्यू को अलग रखते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट लगता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और डेप्रीसिएशन जो हर साल चार्ज करे वो जमा होते जाता है। दो अलग अलग अकाउंट होते हैं। ठीक है, बस इतना फर्क है। अल्टीमेटली अगर आप ध्यान दोगे लॉस में 10,000 ही जा रहा है, और अल्टीमेटली एसेट की नेट वैल्यू आउटर कॉलम में 90,000 ही जा रही है। इसीलिए ये मेथड जो है ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई अकाउंटिंग का इफेक्ट में चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन बदलती है। ठीक है, तो ये आप फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। चलो, अब मैं आपको फटाफट दो तीन क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स दिखा देता हूं। ठीक है, कि ये कैसे दिखता है एक्चुअल क्वेश्चंस में। अब ये 10th क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट में। इसी में डेप्रीसिएशन भी देखो पूछा हुआ है। डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस तरह से एडजस्टमेंट दिखेगा। ठीक है, डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इसी तरह से आपको एडजस्टमेंट होगा। अब कोई चीज अगर आप एडजस्टमेंट में देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आया है, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक इवेंट है, वो 31 मार्च को ही अलग से बाद में रिकॉर्ड होता है। वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो डे टू डे बिजनेस में आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, वो रिकॉर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, उसमें कुछ होता ही नहीं है। वो एक इवेंट है जो 31 मार्च पे ही होता है। क्लियर है? इसलिए वो एडजस्टमेंट में आता है, और इसीलिए उसको आप अलग से आखिरी में फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त एडजस्ट करते हो। तो इसमें टिपिकल एडजस्टमेंट यही होता है कि ओपनिंग बैलेंस में ही ऑलरेडी मतलब फर्नीचर है, साल भर आपके पास फर्नीचर था और साल भर का ही डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। ये सबसे इजीएस्ट एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फर्नीचर ढूंढना है। ठीक है, उसकी वैल्यू ढूंढनी है, और इस वैल्यू पे इसको कहते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो WDV पे बस आपको चार्ज कर देना है 10% पर एनम। ठीक है, बोलो कितना आएगा?
3,50,000 इंटू 10%, कैलकुलेटर पे आप करोगे तो आपको मिलेगा 35,000। तो बस 35,000 की एंट्री होगी। डेप्रीसिएशन डेबिट 35,000 टू एसेट अकाउंट, मतलब टू फर्नीचर अकाउंट, तो वो फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा। अब इसमें ऑलरेडी देखो प्रोविजन का अकाउंट है क्या, मेथड आपको समझ में आ जाएगी। ऑलरेडी प्रोविजन का, डेप्रीसिएशन का अगर अकाउंट है मतलब आपका ग्रॉस ब्लॉक मेथड है, ठीक है। पर अगर आपका कहीं देखो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट ही नहीं है, मतलब नेट बुक वैल्यू मेथड है, ठीक है, डायरेक्टली एसेट में से माइनस कर देना है। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, बोलो पहला इफेक्ट क्या होगा, डेप्रीसिएशन डेबिट हो रहा है और वो डायरेक्टली कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी पोस्टिंग आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी पोस्टिंग आएगी जैसे मैंने आपको बताई, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रीसिएशन, ठीक है, 35,000 दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये पीएनएल डेबिट हो रहा है, ये पीएनएल डेबिट हो रहा है। पीएनएल के डेबिट साइड में आप हो, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया गया है। क्यों डेबिट किया गया है, तो वो है उसका एक्सप्लेनेशन है डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो टू डेप्रीसिएशन पोस्टिंग है उसकी 35,000। तो ये एक इफेक्ट हुआ कि भाई वो लॉस है, पीएनएल में चार्ज हो गया। अब सेकेंड इफेक्ट क्या है कि वो एसेट की वैल्यू में से माइनस होगा। तो बैलेंस शीट में आपको जाना है एसेट साइड में, ओरिजिनल वैल्यू यानी ओपनिंग वैल्यू क्या थी 3,50,000, इनर कॉलम में आपको दिखाना है माइनस डेप्रीसिएशन। अब ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये प्रोविजन मेथड नहीं है, ये प्रोविजन मेथड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये नेट बुक वैल्यू मेथड ही है। क्लियर है। अब ये बिजनेस का पहला साल है क्या, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हो सकता है बिजनेस का पहला साल हो, पर ऐसा कहीं कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा यहाँ पे लेस करके भी दिखा सकते हो। 35,000, 3,50,000 माइनस 10% 35,000, तो नेट बुक वैल्यू बचेगी 3,15,000, ठीक है, 3,15,000। बस ये दो इफेक्ट डेप्रीसिएशन में होते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में और देखता हूँ, ढूंढता हूँ, आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। अब इसमें काफ़ी एरर वाले भी मतलब आते हैं कि ऐसा गलती से ये हो गया, ठीक है, इस टाइप के भी एडजस्टमेंट आते हैं। कोशिश करते हैं जितना मैं आपको कवर करवा पाए, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें पहला एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम, ठीक है, यहाँ तक पूरा नॉर्मल है। अब उसके ऊपर ही एक एडजस्टमेंट है जिसमें लिखा है परचेसेस, यानी गुड्स का जो परचेसेस हैं उसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई है, फर्नीचर की परचेस गुड्स की परचेस में ऐड हो गई है, मतलब वो फर्नीचर अकाउंट में गई नहीं। कुछ समझ में आ रहा है, अगर वो परचेस अकाउंट में गई है इसका मतलब वो फर्नीचर अकाउंट में गई नहीं है। तो अब इसको आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा, परचेस में से हटाना है, तो परचेस को हम क्रेडिट कर देंगे, डेबिट वाला बैलेंस होता है ना, माइनस करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको कर देंगे, फर्नीचर। फर्नीचर को जब आप डेबिट करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, डेबिट को डेबिट करोगे तो ऐड हो जाएगा, और उसका डेट भी दिया है, देखो कि ये फर्नीचर कब खरीदा था, 1 जनवरी 2020। अब इस साल का देखो दिया हुआ है कि बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020, ठीक है, और ये फर्नीचर कब खरीदा है, 1 जनवरी 2020। काउंट कर लो, ठीक है, अलग अलग है ना, परचेस अलग है तो उसका जितना ड्यूरेशन है उतने ड्यूरेशन का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, ओरिजिनल वैल्यू जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक है उसका डेप्रीसिएशन अलग चार्ज होगा, ठीक है। बोलो तो कैसे करेंगे, पहले ओपनिंग वैल्यू देख लो कितनी है, लिखा हुआ है देखो, फर्नीचर एज ऑन 1/4/2019, यानी ओपनिंग फर्नीचर है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, तो पूरे एक साल का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो, तो 9,000 इंटू 10%, साल भर का डेप्रीसिएशन ओपनिंग पे आ गया 900। और अब ये 10,000 जो आपने परचेज किया है इस पे आपको 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। बोलो 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ठीक है, 3/12, बोलो कितना आएगा 10,000 इंटू 10%, दैट कम्स टू 1,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो ये आ गया 250। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा 900 प्लस 250, तो ये आ जाएगा 1150, 1150, ठीक है, सिंपल है। तो परचेस की एंट्री है, बस परचेस जब भी नया एसेट होता है तो उसकी डेट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो डेट से ही डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, तो आपको डेट ऑफ परचेस से लेके ईयर एंड तक ड्यूरेशन काउंट करना होता है, और उतने ड्यूरेशन का डेप्रीसिएशन चार्ज करना होता है जितना परचेस किया गया था, ठीक है।
तो 1150 आपका डेप्रीसिएशन आएगा, तो सेम पीएनएल में डेबिट होगा 1150 और एसेट में से माइनस होगा। ठीक है, आइए दिखा देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक है, समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, 3 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च। चलो तो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो आपको पहला इफेक्ट कहां दिखेगा, पीएनएल में, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है। ठीक है, डेप्रीसिएशन 1150 पहला इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। अब इसमें एडिशन भी है तो वो भी पूरा दिखाना पड़ेगा कि 1419 की ओपनिंग वैल्यू, ठीक है, 9000, फिर ऐड होगा एडिशंस 11 2020, ठीक है, 10,000, तो टोटल बुक वैल्यू कितनी हो गई, 19,000, क्रॉस वैल्यू 19,000 हो गई। और फिर इस पे आपने इस साल डेप्रीसिएशन चार्ज किया 1150, तो नेट बुक वैल्यू बच गई 17,850। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट 1150 का आएगा पीएनएल में, सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा और वो नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज होगा। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो एक और देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सिमिलर टाइप ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें है, पहला है डेप्रीशिएट, ठीक है, फुल एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन का है। डेप्रीशिएट पहला है बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस बाय 5%। ठीक है, बिल्डिंग का और कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ बिल्डिंग 5% से डेप्रीशिएट करना है। बोलो बिल्डिंग कहाँ है, ये रही बिल्डिंग। ठीक है, 6 लाख इंटू 5%, तो ये आएगा 30,000। ठीक है, 30,000 इसका डेप्रीसिएशन आ जाएगा। फिर अब ध्यान दो, एडजस्टमेंट पे ध्यान दो। अब है फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय 10%। ठीक है, यहां तक बहुत क्लियर है। अब उसमें देखो एक एरर दिया है, वन स्टील टेबल। ठीक है, फर्नीचर फिक्सचर का ही आइटम है, स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 वॉज सोल्ड। ठीक है, ध्यान दो, ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदा था और वो बेच भी दिया फॉर द सेम प्राइस, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, लिया और सेम बेच दिया। ठीक है, लेकिन ये जो सेल प्रोसीड्स थे ये हमने गलती से सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब अगर वो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, मतलब वो एसेट में से तो क्रेडिट हुआ ही नहीं है, एसेट में से तो माइनस ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि एसेट को क्रेडिट करोगे तभी तो वो एसेट में से माइनस होगा ना। आपने एसेट बेच दिया है, बेचा वाला एसेट तो माइनस होगा ना, तो आपने सेल्स अकाउंट, गुड्स का जो सेल्स अकाउंट होता है वहां क्रेडिट कर दिया है, मतलब आपने एसेट को क्रेडिट किया ही नहीं है, वो वहां से माइनस हुआ ही नहीं है। तो आपको अभी करना पड़ेगा, सेल में से वहां हटाओ, सेल्स अकाउंट में से आपको हटाना पड़ेगा, सेल को डेबिट करना पड़ेगा और एसेट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एसेट को क्रेडिट करोगे मतलब वो एसेट की वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,14,000। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 14,000 माइनस कर दूंगा तो वो बचेगा 2 लाख, और 2 लाख पे अब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा जो दिया हुआ है 10%, तो वो आएगा 20,000। समझ में आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको समझना है। ठीक है, सेल में से भी माइनस होगा, वो भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, ध्यान दो, वो भी मैं दिखा देता हूं। ये देखो एग्जाम्पल, लेस सेल ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन सेल। ठीक है, डबल इफेक्ट पूरा ध्यान देना है, सेल्स में से माइनस करो। सेल में से माइनस कैसे होता है, सेल को आपने डेबिट किया होगा, सेल में क्रेडिट होता है, डेबिट करोगे तो माइनस होगा, तो एक इफेक्ट यहां से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट वो एसेट में ऐड हो जाएगा, एसेट में, सॉरी एसेट से माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस वाला है, दोनों माइनस वाला है। ठीक है, सेल्स में से भी माइनस करना है और एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो सेल हो रहा है। क्लियर है, तो वो यहां दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दो, ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2 लाख वैल्यू आ जाएगी, 214 माइनस 14। ठीक है, 2 लाख WDV आ जाएगी, उसका 10% यानी कि 20,000 उसका डेप्रीसिएशन आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, रेक्टिफिकेशन का डबल इफेक्ट समझ में आ गया, दिख रहा है, सेल में से माइनस होगा। ठीक है, भूलना नहीं, काफी लोग क्या करते हैं डेप्रीसिएशन का बरोबर ले लेते हैं, वो सेकेंड इफेक्ट देना ही भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोग जिनकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है वो सेकेंड इफेक्ट देना भूल जाते हैं, बस यही रीजन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये था फर्नीचर एंड फिक्सचर। फिर है ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, इसमें भी एक एरर है। परचेस ऑफ अ टाइपराइटर जो कि ऑफिस इक्विपमेंट होता है ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। नॉर्मल परचेस में से डेबिट हो गया, माइनस हो गया, मतलब उसमें मतलब ऐड हो गया परचेस में। तो आपको क्या करना है बोलो, परचेस में से आपको हटाना पड़ेगा। परचेस गुड्स का होता है, आपने टाइपराइटर का परचेस भी उसमें डाल दिया है, तो वहां से हटाओ, वहां से माइनस करो, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा, परचेस में से उसको हटाओ, परचेस में से हटाओ, टाइपराइटर इंक्लूडेड इन द परचेस। तो ये 40,000 आपने टाइपराइटर यहां से हटा दिया, और जो एक्चुअल टाइपराइटर है ऑफिस इक्विपमेंट जो अकाउंट है उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 1,60,000, तो इसमें 40,000 ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा 2 लाख। अब इसमें डेट नहीं दी है कि ये कब खरीदा, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो टाइम वाइज लगता है ना, तो इसमें डेट ही नहीं दी है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा डेट। तो नॉर्मल अजम्पशन होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही खरीद लिया है, ऐसा आप मान लो, ताकि आप साल भर का डेप्रीसिएशन प्रॉपरली चार्ज करो जैसे आप ओपनिंग वैल्यू पे चार्ज करते हो, ठीक है। तो ये हिडन अजम्पशन है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही ये परचेज किया है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो सीधे 2 लाख वैल्यू पे हम चार्ज करेंगे 15%, यानी कि 30,000। क्लियर है। तो 160 था, 40 उसमें ऐड ही नहीं हुआ था, हमने ऐड कर दिया, तो टोटल वैल्यू हो गया 2 लाख। 2 लाख पे 15% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, विच कम्स टू 30,000। क्लियर है। और लास्ट है उसमें मोटर कार बाय 20%, ठीक है, मोटर कार बाय 20%। बोलो, मोटर कार बाय 20%, ठीक है। मोटर कार ये रही 2 लाख, इसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, 2 लाख पे सीधे 20%, तो ये आएगा 40,000। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, बिल्डिंग और मोटर कार सिंपल है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो ओवरऑल देखो ये ऐसा है, ठीक है। ओवरऑल डेप्रीसिएशन टोटल कितना आएगा, बिल्डिंग 30 लाख का, उस पर 5% डेप्रीसिएशन चार्ज किया 30,000। मोटर जो अभी लास्ट पड़ा 2 लाख पे 20%, सीधे सीधे 40,000। फर्नीचर फिटिंग्स में क्या था, 14,000 की सेल थी, माइनस कर दी तो 2 लाख की वैल्यू बची। उसमें भी डेट अपन ने इग्नोर किया है, कब बेचा कब क्या किया, वो डेट आप सोल्ड वाले एसेट का डेप्रीसिएशन हम इग्नोर कर रहे हैं, हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब हिडन अजम्पशन है। तो 2 लाख का वैल्यू ही था, साल भर ऐसा मानेंगे, 2 लाख पे 10% 20,000। और फिर ऑफिस इक्विपमेंट में परचेस ऐड नहीं था, तो हमने परचेस ऐड कर दिया। ये भी हमने अज्यूम किया है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमने खरीदा है, तो साल भर पूरा 2 लाख का ही एसेट हमारे पास था, पूरा साल भर का डेप्रीसिएशन 15%, इसलिए हमने चार्ज किया 30,000। तो टोटल डेप्रीसिएशन ऑन ऑल एसेट्स मिला के कितना आ गया, 1,20,000, और ये 1,20,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पहला इफेक्ट डेप्रीसिएशन, ठीक है, 1,20,000। और सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में से हर एसेट में से माइनस होगा, तो 6 लाख में से माइनस कर देंगे 30,000, नेट वैल्यू 570 आएगी। डेप्रीसिएशन 30,000 का माइनस किया तो नेट आएगी 160। ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 माइनस किया, फर्नीचर फिक्सचर का भी 20,000 माइनस किया। हर एसेट इंडिविजुअल अकाउंट से आप माइनस करो और नेट बुक वैल्यू एसेट के आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के एडजस्टमेंट्स आपको आते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। कोई अगर चीज़ पकड़ में नहीं आ रही होगी, डू ड्रॉप अ कमेंट में पूछ के आप डाउट्स को क्लियर कर लो। डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड आई होप आप ये सीरीज लाइक कर रहे हैं, एंड आई होप कोई अगर आपको एडजस्टमेंट टफ लगता होगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।